Good afternoon, brothers, sisters, respected elders, loving children, as well as youngsters, not only of the state of Punjab, but of all countries. मुझे सेकंड टाइम आज मेरे को आने का आप लोगों के सामने मौका मिल रहा है। कुछ चीज़ें थी या कुछ क्वेश्चन थे जो शायद ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं नहीं कवर कर पाया। उस दिन भी मैंने बिना एक फॉर्मल इंटरव्यू प्रोटोकॉल को ना अपनाते हुए एक सिंपल वे में चला गया था, खुद ही स्टडी का क्वेश्चन पढ़ के खुद ही जवाब दे रहा था। तो आज भी मैं, क्योंकि इलेक्शन चाहिए, हर इंसान बिजी है, तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट उसी की तरह की अप्रोच रखूंगा। वो फॉर्मल प्रोटोकॉल से बाहर निकल के बात करूंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर अपना जो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है, हम फैक्ट से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। नंबर ऑफ टाइम जो सामने वाला क्वेश्चन करता है वो कहीं हमें और साइड पे ले जाता है। तो लेट्स सपोज हमने 10 फैक्ट्स कंसिडर करने हैं, तो 10 में से कई बार 5 ही कंसिडर हो पाते हैं, 2 3 4 रह जाते हैं। तो इसी दौरान मैंने देखा है कि हमारे पिछली सरकार में, पर्टिकुलरली पंजाब में, डेवलपमेंट बहुत हुई, पर्टिकुलर अकालीज के टाइम पे, जब बादल साहब, सो मेरे तो खैर वो एक फादर की पोजीशन में है, और मैं उनको बहुत पहले मिला था एक बार, बहुत पहले, मे बी इट इज द टॉक ऑफ अराउंड 1980, जब वो छोटा था। तो ही वॉज इन जेल। क्या केस था क्या नहीं था मेरे को नहीं ज़्यादा मालूम, ना ही मैंने अभी कोशिश की है। तो वो कुछ उस समय किसी ना किसी कारण उसमें जेल में थे अपने पार्टी वर्करों के साथ। तो पुलिस कस्टडी में उनको रखा गया था। मुद्दा क्या था मेरे को नहीं पता, लेकिन हम मिलने गए थे, मैं किसी शायद अंकल के साथ था। एंड व्हेन आई मेट हिम, तो मैंने उनको नमस्कार की। तो उन्होंने मेरे को अपनी गोद में बिठा लिया, बिकॉज आई वॉज एट दैट टाइम मे बी 12 15 ईयर्स ओल्ड। तो बिठा के उसके बाद ऐसे ही हल्का सा नाम पूछा, वो क्या क्या कर रहा हो, कौन सी क्लास में हो। तब उनके पास साइड पे एक फ्रूट पड़े थे, तो उन्होंने एक फ्रूट दे के मेरे को कहा कि जाओ खूब तरक्की करो। तो दैट वाज मतलब वो उस समय का इंसिडेंस है जो मेरे भी माइंड में आज तक भी है। तो ये मैंने देखा है कि जब इनकी पार्टियों की, इस पार्टी की बेसिकली पहले तो बीजेपी ये इकट्ठे थे, तो अभी रिसेंटली के कारण मेरे को शायद थोड़ा अलग से भी करना चाहिए है, और मैं कर भी रहा हूँ। तो बेसिकली इनके टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जो डेवलपमेंट हुई, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रही। अब तक की हिस्ट्री जो पंजाब की रही है उसमें से, सड़कें, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स, और नंबर ऑफ अदर फैसिलिटीज जो पब्लिक्स को चाहिए, जिससे उनके सभी ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। मे बी एग्रीकल्चर सेक्टर है, मे बी बिजनेस सेक्टर्स है, मे बी एक आम लोगों की प्रॉब्लम्स कम से कम दूर होती है। तो वो इन्होंने किया। आज की डेट में बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, लेकिन पिछले अब इसको चेंज हुआ है। मैं आई वाज लिसनिंग, रादर मैं पढ़ रहा था, सिस्टर क्या नाम, हरसिमरत कौर जी का। तो उनका मैनिफेस्टो पढ़ रहा था कि हमारा जो मुद्दा है इस बार भी वही है, डेवलपमेंट, ओनली डेवलपमेंट, कि हमें डेवलपमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना है। तो दिस इज ए गुड अप्रोच टुवर्ड्स सोसाइटी, और मुझे आशा है कि जी करते रहेंगे। और इसीलिए शायद बादल साहब, मैं तो कहता हूँ कि शायद वो एक भीष्म पितामह की तरह है, पर्टिकुलर पंजाब की पॉलिटिक्स में। तो उनका बेटा और डॉटर इन लॉ सभी को देश की सेवा में लगे हुए हैं। एंड आई विश दैट दे शुड कैरी ऑन दिस विद मोर पेस इन फ्यूचर, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करे, वो करे। इसके अलावा भी हमारे पंजाब में बहुत अच्छे कैंडिडेट्स वगैरह आज की डेट में कंटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपकी पार्टी में है, बीजेपी में है, या किसी में भी है। सो आई थिंक कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सभी को उनके प्लस माइनस पॉइंट्स का एक को बैलेंस बना के तो हमें सिलेक्ट करना चाहिए। सो दिस इज माय विश।
जो क्वेश्चन मैं अभी कह रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने सब मेरे को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए कि आपने ऐसा कुछ नहीं बताया कि जिससे हमारे देश की, हमारे पंजाब की पर्टिकुलरली इनकम बढ़ सके, हम ज़्यादा मोर से मोर ज़्यादा रिच हो सके। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, और लेकिन इसके कुछ जवाब तो बहुत ही सिंपल है। रादर मैं क्या हूँ, अगर आप थोड़ा सा एकांत में बैठ के थोड़ी देर इसको सोचे, तो मेरा ख्याल है कि एक दो चीजों का जवाब तो आप खुद ही ढूंढ पाएंगे। मसलन सबसे पहले मैं लेता हूँ कि हाँ, एक चीज मैं इसमें और जरूर बताऊंगा। जो भी मैं कुछ जो मेरे आइडियाज हैं, ओपिनियंस है रिगार्डिंग द रिचनेस ऑफ ए स्टेट एंड देन रिचनेस ऑफ द कंट्री, वो एकदम से अलग होंगे। अलग मीन्स ऐसा नहीं कि मैं अलग कुछ जानबूझ के करूं। अलग इसलिए कि हमें बेसिक चीजें सभी को पता है, सभी पार्टी को पता है। एक इलिटरेट पर्सन को भी पता है और लिटरेट पर्सन को भी पता है कि जब तक हमारा सारा एग्रीकल्चर से लेके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिजनेस, सर्विसेज, ये सारे प्रोग्रेस नहीं होगी, तब तक हमारी रिचनेस नहीं आ सकती। आज मान लो किसी भी स्टेट में इन चीजों का कुछ भी लेवल चल रहा है, अगर मैं दोबारा उसी पे भाषण दूं या मतलब यहाँ पे पॉइंट रखूं, नहीं जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना से इतना कर दो, बिजनेस को इस लेवल पे ले आओ, एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए, आई थिंक कि नो आइडिया, मतलब आप सबको पता है। मैं कोशिश थोड़ा सा मैंने की है कि जो एक्स्ट्रा चीजें हम ला सकते हैं जो शायद कहीं स्किप होगी, बिकॉज अवर और पॉलिटिशियंस रिमेन सो बिजी आफ्टर इलेक्टिंग द इलेक्शंस। उनको पब्लिक डीलिंग, डिपार्टमेंटल डीलिंग्स, अपनी मिनिस्ट्री से शायद फुर्सत नहीं भी हो पाती। शायद वो मेरे को अपनी फैमिलियों को, बिल्कुल तो ये लगता है कि खाना भी वो हफ्ते दो हफ्ते में एक बार इकट्ठे बैठ के खाते होंगे, नहीं तो शायद वो भी टाइम नहीं मिलता होगा। इसीलिए मैंने पहले एपिसोड में शायद एंड करने से पहले ये कहा था कि हमारे सिस्टम इंप्रूव होने चाहिए। सिस्टम शुड बी ऑटोमोटेड, ऑटो एक्टिवेटेड, ऑटो ऑपरेटेड, सो दैट कि वो उसमें से टाइम अपना निकाल पाए और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे सके, इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान सके। वो छोटी छोटी चीजों में ना फंसे रहे, सारा दिन पब्लिक डीलिंग और उनके काम करा करा के ना फंसे रहे, उनको फ्यूचर विजन में भी जाना है। तो दिस वाज माई अर्लियर एजेंडा आल्सो इन माई अर्लियर वीडियो। तो इसमें भी सेम ही पोजिशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लूंगा, एक बहुत सिंपल सा जवाब है कि हमारे पंजाब में या हमारी स्टेटों में या हमारे देश में इनकम कैसे बढ़े। इट्स वेरी सिंपल। अभी तक हमारा पंजाब की अगर मैं केस लेता हूं, तो एक सिंगल ट्रैक बना हुआ है कि यहां से पैसा आउटफ्लो हो रहा है। कुछ ना करो, उस ट्रैक को आप रिवर्स गेम में डाल दो। कुछ ऐसा करो कि वो पैसा आउटफ्लो की बजाय के इनफ्लो, वही ट्रैक आउटफ्लो की बजाय इनफ्लो बन जाए। लेकिन इसको करने के लिए बहुत डेडिकेशन, हिम्मत, अपने कैंडिडेट्स की इंटेलिजेंसी, ऑल पीपल सपोर्ट आल्सो, नॉट इट्स ए लेस पॉइंट, वो चाहिए। हम क्यों नहीं अपने पंजाब में, अपने स्टेटों में ऐसे इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रहे हैं, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप करें कि लोग पढ़ने के लिए यहाँ से वहाँ ना जाए, वहाँ से जहाँ आए। जो इन्वेस्टमेंट आज हम यहाँ पे वहाँ पे कर रहे हैं, कहीं भी तो मेरे को बाद में एक फीडबैक मिला कि सर सिर्फ 25-50 लाख रुपया जाने में नहीं लगता। इवन देन सम केसेस ऐसी आती हैं जो लोग वहाँ पे जाके उसके बाद फर्दर डिमांड करते हैं पेरेंट्स से कि हमें इतना पैसा चाहिए क्योंकि हमें वहाँ पे रहने के लिए घर भी चाहिए, या हमने कोई छोटा मोटा बिजनेस करना वो भी चाहिए। सो इस गेम वहीं पे एंड नहीं होती, गेम ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो मेरा सिर्फ अपनी जो भी इलेक्टेड पार्टीज आए, गवर्नमेंट आए, ऐसे एक इस्टेब्लिशमेंट करो, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करो, मेडिकल्स कॉलेजेस वगैरह इस्टेब्लिश करो, सो दैट कि हमारे जो आज मेडिकल के भी बच्चे भी अभी दूसरे कंट्री में जाके वो डिग्री ले रही हैं। अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ऑन दी हायर लेवल, मतलब ऑन दी फर्स्ट लेवल, हम नेक्स्ट लेवल पे के भी मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं
कि जो बच्चों को एडमिशन उसमें फर्स्ट कैटेगरी में नहीं मिलती, हम सेकंड में जाए, इंस्टेड ऑफ कि वो दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, 5 साल रह रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, फिर उसकी रिकॉग्निशन हो रही है डिग्री की। तो ये हम क्यों नहीं करते? अगर मैं अपना प्रोफेशन हूँ तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो सीए का प्रोफेशन है, सीए की जो स्टडी है, सीए की स्टडी है इंडिया में, दैट इज बेस्ट स्टडी इन द वर्ल्ड। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई इंडियन सीए जिसने इंडियन सीए इंडिया से की है, वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाए, या गया हुआ ही है, रादर मैं को ये गारंटी मेरे को कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद ही देख रहे होंगे कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में भी वो गया होगा, वो सेटल्ड होगा वहां पे। उसको ये नहीं मैं कहता कि खाली अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन का काम दिया गया हो। अगर वो दिया गया हुआ है तो वो भी उसके लिए कोई खास मैटर नहीं करती, कुछ ही महीनों में स्टडी करके वो वहां के इक्वल लेवल और उससे भी ऊपर आ जाता है एज कम्पेयर टू। इवन देन दे आर डूइंग, दे आर रनिंग बिजनेस देयर, कंट्री हेड बने हुए हमारे प्रोफेशनल कलीग्स, जो पूरे के पूरे बिजनेस को संभाल रहे हैं। उसमें परचेज भी आती है, सेल भी आती है, इंपोर्ट भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है, फाइनेंस, टैक्सेशन तो आता ही आता है। तो जब हमारे पास इतने स्टडी के अच्छे पैटर्न है, हम ये चीजें दे सकती है, एजुकेशन लाइन में है, सिविल इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग की लाइन में है, मेडिकल में है, जहाँ कहीं पे अब एक कमी भी है उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता कि पूरा नहीं कर सकते, कमी एट दिस लेवल होगी, लेकिन हम आगे जाके वो कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं करते? हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि यहाँ से इंडिया से कोई भी लाइन की एजुकेशन लेके in the whole world that should be acceptable to the maximum extent। थोड़ी बहुत होता है वहाँ का कल्चर, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस होती है, लेकिन कम से कम 70-80% उसकी एक्सेप्टेंस हो जाए तो अपने आप वो लोग यहाँ पे आएंगे हमारे पास स्टडी करने के लिए। ये कितना अच्छा तरीका बन सकता है। जो पैसा हुआ है, जब वो जहाँ पे आएंगे तो कितना अच्छा माहौल होगा। और नंबर ऑफ हमारे बच्चे आज ऐसे भी है, कईयों को इतने पैसे की जरूरत नहीं होती, लेकिन वैसे ही चले जाते हैं कि मेरा दोस्त गया, मेरा वो गया, मेरा वो गया, वैसे ही चले जाते हैं और वहां पे काम नहीं है, सिर्फ खर्चे ही खर्चा कर रहे हैं। अगर वो खाली माहौल ही देखने के जा रहे हैं, हम वो माहौल को यहाँ पे उठा के ले आए। ये इसके लिए हमें किसी की एट द कॉस्ट ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी नहीं करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग अब चले, दिस एडिशनल एडिशनल थिंग्स है जो हमें करनी चाहिए। आयुर्वेदिक है हमारे, जैसे आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि पतंजलि ग्रुप या दूसरे मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल कंपनी है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इनको और प्रमोट करना चाहिए कि लोग अगर खाली एलोपैथिक में नहीं इंटरेस्टेड तो आयुर्वेदिक में जो इंटरेस्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो यहाँ पे आके अपने ट्रीटमेंट कराएं, यहाँ से सीखें कैसे उसको करना है, फिर यहाँ से रॉ मटेरियल या मेडिसिन मंगवाए, इंपोर्ट करें और अपने कंट्रीज में जाके बेचें। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मेरे को लगता है कि शायद पंजाब में तो काफी ज्यादा मिस हो रहा है। इवन मैंने पहले जिक्र किया कि अकाली गवर्नमेंट के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जोर दिया गया, लेकिन शायद कहीं जा कि मैं अपने में भी कभी समझता हूँ कि मेरे को अप्रोच करना चाहिए था, की थी मैंने, लेकिन मैं वहां तक एंड लेवल तक नहीं पहुंच सका। एक पार्ट, ओनली वन पार्ट, दैट इज टूरिज्म। टूरिज्म को इस स्टेट में आना बहुत ही जरूरी है। हर एंगल से डेवलपमेंट होगी, पैसा तो आएगा ही आएगा, होटल इंडस्ट्री चलेगी, सड़कें, ये वो, टैक्सी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ चलेगा। आज मैं देख रहा हूँ फ्लाइट्स आ रही है दिल्ली में, मोहाली में, लोग कहाँ पहुंच रहे हैं? पंजाब को छोड़ के हिमाचल, J&K, उत्तराखंड, और कौन सी स्टेट लेती है? हिमाचल, सॉरी, हरियाणा। ये क्यों पंजाब में वो लैंड करना नहीं चाहते? क्यों पंजाब में लैंड करने के बावजूद, मोहाली में एयरपोर्ट पे उतरने के बावजूद, वो ये एरिया छोड़ के सीधा का सीधा नेक्स्ट J&K में चले जाती हैं या नेक्स्ट हिमाचल में चले जाती हैं? उनका वहां जाना कोई बुरा नहीं है,
लेकिन पंजाब को छोड़ना, हमें सोचना पड़ेगा कि पंजाब को छोड़ के क्यों जाते हैं, वो क्यों पंजाब में नहीं रहना चाहते, क्यों पंजाब में अपनी छुट्टियों की वेकेशन में लेट्स सपोज 15 डेज के लिए आए हैं, तो उसमें 2 या 4 दिन या 5 दिन पंजाब में क्यों नहीं रहते। दिस इज नीड टू बी एनालाइज्ड, दिस प्रॉब्लम बाय द ऑल द रूलिंग गवर्नमेंट पार्टीज, चाहे जो आज की डेट में है चाहे दूसरी स्टेट में है। हम क्योंकि उनको वो माहौल दे रहे हैं कि ताकि वो पंजाब में ही रहे, पंजाब के भाईचारे को देखे, पंजाब की वार्म हार्टेडनेस को देखे। अगर हमारे हमारे एटीट्यूड में हमारे कहीं कमी नजर आती है, हम क्यों नहीं उसको दूर करते। मुझे पता है इसी वीडियो के बाद एक मेरे को इमिडिएटली आएगा कि पंजाब में शायद वो नेचुरल चीजें नहीं है, लाइक पहाड़ नहीं है, हिल्स नहीं है, तो इसलिए शायद वो लोग, जैसे मैंने नाम लिया हिमाचल का, उत्तराखंड का, J&K का, उसमें चले जाते हैं। पर मेरी डिफरेंट राय है यहाँ पे। हर कंट्री, हर टूरिस्ट प्लेस सिर्फ इसीलिए नहीं चलता कि खाली वहां पे हिल स्टेशन है। आप चले जाओ सिंगापुर, नो हिल्स। मलेशिया, कहने को एक आधी, जो मेरे ख्याल अपने महाराष्ट्र साइड में भी मिल जाती है, महाबलेश्वर की साइड में या ऊपर उसके। इंडोनेशिया में है कुछ नेचुरल, मतलब है वहां पे टापू है, सीजू है। देन देयर आर मोर अदर कंट्रीज जहां पे नेचुरल नहीं है, लेकिन फिर भी टूरिस्ट वहां पे जाते हैं। हमें किसी ना किसी तरह उन टूरिस्ट को पंजाब में लाना ही होगा, खुद जो नेचुरल नहीं है, जो हमें पीछे नहीं मिला, क्रिएट करके। ऐसे प्लेटफॉर्म हमें उनको सबमिट प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो यहाँ पे पंजाब में आए, इसके माहौल में रहें, बल्कि यहाँ पे रहना पसंद करें। अभी मैं दोबारा पीछे वाली उस पे चाहता हूँ कि जैसे मैं एजुकेशन पे मेंशन किया, मेडिकल पे मेंशन किया, मैं मानता हूँ कि एजुकेशन करके शायद उनको उतनी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ना मिले यहाँ पे, क्योंकि हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं वहीं सेटल हो जाते हैं, किसी भी तरह होती है। और शायद उस समय तक नहीं, हमें बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए जब तक अपने लोग पूरे के पूरे रोजगार में नहीं आ जाते। लेकिन फिर भी उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चे यहाँ से एजुकेशन लेंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, मे बी IT सेक्टर्स है, मे बी एनी सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर है, उनको यहाँ पे पंजाब में लाना होगा आपको, ताकि फॉरेन एक्सपर्ट्स वो भी यहाँ पे आके जॉब करें, और जब जॉब करें तो वो उनको कोई यहाँ पे कंप्लेंट ना हो यहाँ के माहौल से। अगर रात को उनकी 2 बजे की ड्यूटी भी ऑफ होती है, मे बी फीमेल्स एंड फॉरनर्स, तो हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा होना चाहिए, हमारे लोगों का, हमारी पुलिस का, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का, कि उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करके, या वो एक सेफ महसूस करे कि हम जब मर्जी जहां मर्जी घूम सकते हैं। फ्रेंड्स, टूरिज्म आना बहुत ही जरूरी है, इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ेगा अपने बच्चों पे, जो सिर्फ रौनक चहल पहल देखने के लिए फॉरेन कंट्री जाते हैं। उसका बेस क्या होता है, स्टडी वीजा। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये वो सारी चीजें हम अपने पंजाब में ले आए, जो भी अपनी कमियां हम उसको दूर करके, तो शायद नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, पर्टिकुलरली जिनके जो एक एक ही है, आजकल तो ट्रेंड ही है, जो माँ बाप के एक एक सिंगल बच्चा ही है, या सिंगल एक अकेला बेटा है या अकेली बेटी है, कम से कम वो तो नहीं जाएंगे जिनको खाली वहां पे एक सेटल होना और वहां पे देखना करना है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी इस गवर्नमेंट से, जो नवी कमिंग गवर्नमेंट है, इस तरफ जरूर ध्यान दीजिए, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट शो कीजिए, हमारा कल्चर ऐसा डेवलप कर दीजिए कि लोग जाके याद करें कि हमें अगर इंडिया में जाना है तो पंजाब में भी जाना ही जाना है। जैसे आगरा में जाते हैं, साउथ में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, वो पंजाब में भी डेफिनेटली। सो दिस इज मेजर, एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हमारा बन सकता है, एंड वी शुड ट्राई टूवर्ड्स दैट। सेकंड थिंग जो मैं सोच रहा हूँ कि और तो ज्यादा कुछ नहीं है इस मैटर में कहने के लिए, अब सबको है, दैट इज ऑनलाइन शॉपिंग। फ्रेंड्स, आज की डेट में कुछ लिमिटेड कंपनियां इतना ज्यादा बिजनेस खींच रही है,
मैं मिडल सेक्टर्स को, स्मॉल शॉप्स को देख रहा हूँ कि दे आर वरीड अबाउट दिस ऑनलाइन शॉपिंग। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, लोगों की सपोर्ट और एज वेल एज मैन्युफैक्चरर्स की सपोर्ट, और लोग जो बिजनेस दायरे आप शॉपिंग चला रहे हैं उनका अपना नजरिया और उनका अपना एटीट्यूड। अदरवाइज यहाँ पे जो शॉप्स का काम है, जो रिटेल का काम है, रिटेल बिजनेस है, वो बहुत कम हो रहा है और भी हो सकता है। किसी भी तरह हमने ये करके ऑनलाइन के जो शॉपिंग है इसको रिड्यूस करना होगा। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर एक रीजनेबल मार्जिन रख के अपना माल शॉपकीपर को दे, शॉपकीपर एक रीजनेबल मार्जिन विद बेस्ट विद गारंटी ऑफ बेस्ट सर्विस टू द कस्टमर्स टू देयर सेटिस्फेक्शन, उनको माल सेल करे। तो मेरा ख्याल है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग जो है डिस्करेज होगी। पीपल वुड प्रेफर कि हम डायरेक्ट जाएं, बहुत ठीक रेट पे मिल रही है और इतना उनके खर्चे भी हैं, वो सब कुछ है, तो हमें यही प्रेफर करना चाहिए क्योंकि वी कैन विजुअलाइज इट थिंग्स फिजिकली, नॉट ऑनलाइन, नॉट ये मॉडल देखिए वो चीज़ है। इसको प्रमोट करिए। इससे हमारा कि जो मिडल सेक्शन है या लोअर मिडल सेक्शन की या बिजनेस है, रिटेल सेगमेंट है, वो बहुत बढ़ेगा। इसी दौरान एक और भी हम ऐड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, शहर की स्मार्टनेस पे, गांव की पंचायतों की, वो चीज़ है। इसके लिए किसी ना किसी तरह हमें ये वो करना ही होगा अपने ब्यूरोक्रेसी को, अपने पॉलिटिशियंस को, कि जो पैसा वहां से सैंक्शन हो गया, मे बी विद द एड ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के ओन फंड से, उसका एक एक पैसा, एक एक सिंगल पैनी उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगे। जो एक जनरली सुनने में आया हुआ है, मैं यहाँ पे रिपीट वो नहीं करूंगा, मेंशन नहीं करूंगा, कि अब पैसा इतना इशू होता है और उसमें से लगता तो सड़कों पे इतना ही है, बाकी तो इधर उधर चले जाते हैं। वो काम ना सर। इसके लिए हमारे पब्लिक को भी मैं ये कहता हूं कि अगर उनके एरिया में ये चीजें हो रही है, दे शुड कम फॉरवर्ड टू फॉर द कंप्लेंट ऑफ दैट गाइस, फॉर द मे बी वो गवर्नमेंट जॉब पे है या कोई आउटसाइडर वेंडर है। इससे होगा क्या, एक तो हमें अच्छी चीजें मिलेगी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइप है, एक पब्लिक टॉयलेट भी है उस पर भी की भी मैं बात करता हूँ, अच्छी साफ सुथरी चीजें मिलेगी। सेकेंडली, उसकी लाइफ पहले से कितने गुना बढ़ जाएगी। अगर मान लो हम किसी चीज पे कोई सिविल वर्क पे खर्च कर रहे हैं, अगर हम देखते हैं कि इसको 2 साल बाद फिर बनाना पड़ता है, होगा क्या, वो शायद हो सकता है कि अगर उसके ऊपर पूरा पैसा खर्च किया होगा तो 4 या 5 साल तक दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो पैसा 2 साल बाद गवर्नमेंट ने उस पर इनकर करना था, वो गवर्नमेंट की डायरेक्ट सेविंग होगी टू इन्वेस्ट इन अदर फील्ड्स आल्सो, मे बी एजुकेशन है, मे बी मेडिकल फैसिलिटीज है पीपल्स को, या उनके और इंश्योरेंस है, ये चीजें। ऑलमोस्ट ये चीजें हैं जिसके कारण हमें वो करना चाहिए। हाँ, एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड कर सकूं, दैट इज एक्सपोर्ट। इसमें कोई शक नहीं है, मेरे कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि हाँ जी नहीं एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। ऑब्वियसली होना ही ऐसा चाहिए, लेकिन मेरा जो उसमें कंसर्न है पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट में, मेरा कंसर्न ये है कि रॉ मटेरियल तब तक एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए जब तक उसको मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक अपने इंडिया में ना हो। अगर हमारे पंजाब में ना इंडिया के किसी भी कॉर्नर में है तो वहां पे जाना चाहिए, ना कि रॉ मटेरियल वहां पे आउट ऑफ इंडिया जाए और वहां से बना बनाया माल, मैन्युफैक्चर्ड माल यहाँ पे आए और हम उसको यूज करें। इस चीज की तरफ भी हमारी गवर्नमेंट्स को ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज तो देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट जो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इस सेशन में बोलना चाहिए। दैट इज लाइक न्यू टेक्नोलॉजी, हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, जिसको प्लानिंग करें एक्सपोर्ट करना है, उसके टेक्नोलॉजी, उसके टेक्निक्स, उसमें इनोवेशंस नहीं आनी चाहिए।
ये तो एक इससे क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी वहां पे बढ़ेगी और हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा व्हेन वी हैव गुड नंबर ऑफ इंपोर्ट ऑर्डर्स। या इसी के सिलसिले में एक और मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, और चलो एक मिनट ले लूंगा, कि नई नई मार्केट इनोवेट करनी चाहिए हमें एक्सपोर्ट्स की। यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि हमारी इस प्रोडक्ट्स की वहाँ पे सेलिंग हो रही है, कहाँ से हो रही है, किसी और कंट्री से आ रही है, सेम क्वालिटी सेम सब कुछ है, तो हमें वहाँ ऐसी मार्केटें इनोवेट करनी चाहिए। बट इसमें एक जो ध्यान देने वाली बात ये होगी, you will have to see, any exporter will have to see what would be the cost of import of that product, say that is African country, उस कंट्री में उसकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट क्या पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर एक इंपोर्टर कंट्री है वो पहले किसी दूसरे कंट्री के साथ डीलिंग कर रहा है, अगर उसको नई डीलिंग करनी है तो सबसे पहले वो देखेगा उसकी क्वालिटी और उसकी कॉस्ट उसको क्या पड़ती है, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस, नॉट सिंगली कि मेरी तो कोशिश ये है, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस, चाहे वो फ्रेट है, इंश्योरेंस है, रास्ते के खर्चे हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसमें सारी मशीनरी इन्वॉल्व हो जाती है फ्रॉम मैन्युफैक्चर से लेके शिपिंग कंपनी एज वेल एज दी अदर गवर्नमेंट प्रोसीजर्स, जो जनरली गवर्नमेंट कहीं बहुत बारी करती है, इसीलिए तभी कस्टम ड्यूटी में कभी ऐड हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी किसी को जंप कर रही है, किसी को रीपे कर रही है, तो ये सारी चीजें उसी का पार्ट है। बट हमें ये चेक करना चाहिए कि हमें एटलीस्ट जो रॉ मटेरियल्स है वो अगर हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी है तो उसको करना चाहिए, अगर नहीं है तो विद इन ए फ्यू ईयर, 2 4 5 6 सालों में उसको डेवलप करना चाहिए ताकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड माल हो। मुझे इस बजट में बहुत अच्छा एक चीज देखने को मिली मैडम की, एंड आई विल मस्ट से दैट शी इज मल्टी टैलेंटेड। एक लेडी होकर जो पहले बंदूक गोलियों की बात करती थी इन दी कैपेसिटी ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, मतलब तो भी बंदूक परचेज करनी है नहीं करनी, गोली या और हथियारों की बात करती थी, आज वो एक बिल्कुल एक सेपरेट उस पे जाके एक टेबल वर्क पे टोटली कंसंट्रेट कर रही है और उसको विजुलाइज कर रही है, चीजें एनालिसिस कर रही है। सर इट्स गुड कि बहुत वो है। तो एक मेरा कहने का मतलब था उसमें बजट में उन्होंने एक शायद एग्जैक्टली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 68% के करीब उन्होंने इस पर ये रखा है कि जितना भी डिफेंस पे खर्चा होगा, जो भी हम वेपन्स डिफेंस की या मटेरियल्स या डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे वो इंडिया से पूरे करेंगे। सो दिस इज वेरी गुड कंसेप्ट। इसी यही बात कोरिलेट कर रही है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल जितना से ज़्यादा हो इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, पंजाब में मैन्युफैक्चर करें, ताकि यहीं पे हो। सो ये कुछ आइडिया हैं जो मेरे मतलब मैं समझता हूँ कि हमें जरूर अडॉप्ट करना चाहिए इन एडिशन टू द ऑल एग्जिस्टिंग ओपिनियंस और एक्टिविटीज दैट गवर्नमेंट्स आर डूइंग। इसके बाद एक दो चैप्टर थोड़ा सा मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसके साथ होनी चाहिए, जैसे ऑनलाइन में ही है कि लोगों को भी ये चाहिए कि हम शॉप से परचेज करें ना कि वो चीज करें। देन बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ने खर्चा तो कर दिया, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेट कर रहा हूँ इसको, साफ सफाई और कुछ फैसिलिटी दे दी है, पार्क बना दी है, पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं, पार्किंग्स बनी हुई है, ये है वो है। इसको मेंटेन करने में भी हमारे पीपल्स को, लोगों को, आम लोगों को, सभी को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। मे बी वो एक छोटी सी गली के लेवल की हो या थोड़ी सी सोसाइटी के लेवल, या बिगर सोसाइटी या बिगर सिटी के लेवल की हो, जितना कर सकते हैं उसमें कीजिए ताकि उस पर बारंबार होने वाला एक्सपेंडिचर बचेगा और हमें अच्छी फैसिलिटी भी मिलेगी, एक्सपेंस भी बचेगा, फैसिलिटी भी मिलेगी। ये चीज गवर्नमेंट की जो अच्छी पॉलिसीज है उसमें भी पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छी रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो तभी सफल होगी जब वो पब्लिक सपोर्ट करेगी। अगर वो सही पॉलिसी है किसी भी गवर्नमेंट की है, भूल जाओ कि हमने ये कंसेप्ट नहीं चलना जो मैंने कई बार देखा है कि किसी भी बात पे हम किसी को कह देते हैं कि जीरो है ये, तो एक पार्टी कुछ भी काम कर रही है लेकिन हमें क्या वो पूछा जाता है कि आप इस पे कितने नंबर दे दोगे, तो हम कहते हैं कि जीरो। आई थिंक दैट इज ए नैरो अप्रोच। आप ब्रॉडर अप्रोच के साथ काम कीजिए,
नंबर देने से पहले उसको एनालाइज कीजिए कि सर दीज आर दी 15 20 थिंग्स या 10 थिंग्स, 10 थिंग्स में मैं इसको एक नंबर देता हूँ, पूरे नंबर देता हूँ, इसको 70% देता हूँ, इस तीसरी जो मैटर है उसको मैं 40 देता हूँ, फोर्थ को लेट्स सपोज 20 ही देता हूँ, या फिफ्थ को 0 देता हूँ, तब ये मानने वाली बातें होती है। लेकिन इस तरह का गलत इंप्रेशन आई थिंक कि पब्लिक में नहीं कन्वे होना चाहिए। चाहे पार्टी, हर बंदे में गुण है, हर बंदे में कोई ना कोई गुण है। आज मेरे अपने ऑफिस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक जो प्यून का काम भी करता है, मैनी टाइम्स आई लर्न फ्रॉम हिम, मैनी टाइम्स। क्यों, कैसे उसने मानो कि किसी से डाल करता, उसकी बात को उसने बड़ा अच्छे से तरीके से कंफर्टेबली लिया, और मैंने वो बात कही, वो थोड़ी सी वो उसको लगी, या कुछ और तरीकों के से। तो हर इंसान में गुण होते हैं, कम होते हैं ज्यादा होते हैं, ये तो होता ही है, लेकिन बिल्कुल जीरो होते हैं, बिल्कुल वो नहीं होते, शायद ऐसा नहीं है। एक चीज मैं थोड़ा सा और पब्लिक में कहूंगा, हालांकि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। अवर गवर्नमेंट इज डूइंग दैट ऑल, सारी का सारा कुछ डिजिटल होना चाहिए। जो मैंने देखा है मार्केट में, कि कई बार बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन, जैसे 100 200 500 400 रुपए के ट्रांजेक्शन है, जब हम डिजिटली पेमेंट करते हैं उसकी, दैट टेक्स मच मोर टाइम ऑफ बोथ बायर एंड सेलर्स एंड इवन की एम्प्लॉय ऑफ दैट शॉप, एज कंपेयर टू द कैश पेमेंट्स। मुझे लगता है कि शायद ये बहुत छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में डिजिटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। उसका कारण है, सपोज मैं किसी शॉप पे जाता हूँ और उसका कहता हूँ कि मैंने इस पे ऑनलाइन पेमेंट करनी है, वेल ओके एक्सेप्टेबल, क्योंकि प्रेफरेबल भी है, देता हूँ। सपोज इट इज 150 250 और 500, 500 की ले लो, 100 200 की वैल्यू मेरी, 500 की पेमेंट देता हूँ। ओके कहता है सर ठीक है वेट करो, 500 की पेमेंट करता हूँ, मैं पहले अपने सिस्टम चलाता हूँ, सम टाइम देयर इज नो नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, फिर दोबारा ट्राई करता हूँ, फिर करता हूँ, एंड दैट सेलर, दैट शॉपकीपर, द ओनर ऑफ दैट शॉपकीपर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जस्ट वेटिंग माई रिस्पॉन्स। तो अब मैं करता हूँ, लेट्स सपोज उसमें कुछ मिनटों बाद मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ कि सर ये देखिए, ये इस पे मेरी सक्सेसफुल पेमेंट आ गई। नाउ व्हाट हैपेंड, ही सेड प्लीज वेट, लेट मी चेक इन माय ओन रिकॉर्ड। वो वेट करता रहता है उसका, उसको एसएमएस आ रहा है, उसके पेमेंट आ रही है नहीं आ रही है, कभी ये बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन कभी इसको टाइम लग जाता है। चेक करने के बाद फिर वो नोट करता है कि ये पेमेंट इस कस्टमर की थी, इसके अगेंस्ट हमारा अभी बिल बना नहीं है, लेकिन वो चला गया। फिर अपने अकाउंटेंट को बताता है, एक दो दिन जी एंट्री याद रहती है, लेकिन दिन में नंबर ऑफ एंट्रीज आने के बाद शायद वो याद नहीं रहती। उसके बाद फिर वो टाइम खराब करता है कि ये किसकी हो सकती थी, कैसी हो सकती थी, क्योंकि अकाउंटेंट को भी उसका जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको भी बोलता है कि तुमने बिल उसकी समय ने क्यों नहीं काटा, ये वो है। तो इन चीजों के कारण कितना टाइम खराब हुआ है, शायद हम बहुत अच्छे से जजमेंट नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे तो बहुत टाइम खराब होता है। तो ऐसी चीजों में अगर 100 200 छोटी सी पेमेंट है तो कैश पेमेंट इज द बेस्ट पेमेंट, और इतनी चलनी नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता हुआ 10 20 20 हजार की पेमेंट करो, लेकिन छोटी छोटी पेमेंटें करो। इससे क्या कि अब बहुत बायर एंड सेलर दोनों का टाइम वेस्ट होगा, और हम यही टाइम किसी और जगह लगा सकते हैं ना। मैं एक इसको खत्म करने से पहले सिर्फ यही एक कईयों ने पूछा है कि रूलिंग पार्टी कैसी होनी चाहिए। वी आर ह्यूमन बीइंग, अच्छी होनी चाहिए, हार्ड वर्कर होनी चाहिए सभी को। जो उसके कुदरत की तरफ से, ईश्वर की तरफ से वही दो हाथ दो टांगे, एक दिमाग दो आंखें दी हुई है। सिर्फ इसके यूजेस करना है हमने, किस वे से करना है। अगर पहले आप 8 से 10 घंटे काम करते थे, तो व्हेन यू नाउ सिलेक्टेड, आपके पास कोई ओहदा आ गया, आपके कोई सरकारी काम कर दे रही हो, सो नाउ इट बिकम्स योर जनरल ड्यूटी कि अब वो अपना वर्किंग लेवर 8 10 की घंटे की बजाय आप उसको 13 या 14 घंटे तक लेके जाओ, तभी आपके काम अच्छा होगा। आप अच्छे सारे कैंडिडेट मतलब हार्ड वर्क करेंगे, डेडिकेशन से काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, तभी उनके सबॉर्डिनेट्स, उनके नीचे के डिपार्टमेंट्स एंड सो उन सभी लोग करेंगे। और मैं एक चीज़ कहूँगा,
ज़्यादा काम करने से मेरे को नहीं लगता कि किसी की सेहत लूज़ हो जाती होगी। 24 घंटे काम करने का या 20 घंटे नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 13 या 14 घंटे में करता हूँ। अगर आपने 12 घंटे भी काम कर लिए, उसके बाद मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा, कम से कम आपको आधा घंटा, कम से कम एक अच्छे ब्यूरोक्रेट को, एक अच्छे ओहदेदार पर्सन को और अच्छे मिनिस्ट्रियल लेवल के पर्सन को जो डिसीजन मेकर है, जो जिसके फाइनल डिसीजन चलते हैं, कम से कम उसको आधा घंटा आइसोलेशन में जरूर बताना चाहिए डेली, सो दैट कि वो एनालाइज कर सके। उसके पास जितने भी सुबह से लेकर रात तक या शाम तक की वो आई थी, फीडबैक आया था, डिसीजन लेके आए थे, फाइलें आई थी, उनके सबॉर्डिनेट्स, जिसमें फिर बहुत ज़्यादा राय सबॉर्डिनेट्स की होती है, उसके उसके पीए की हो सकती है, उसके नेक्स्ट लोगों की होती है। उसको ध्यान से अपने माइंड से, अपने ब्रेन से देखे कि क्या जो उन्होंने फीडबैक दिया, सिंपली मेरे को उसी पे काम करना चाहिए, या मैं अ, अपने लेवल पे भी एक विजुलाइज करूं, एक एक्स्ट्रा सेंस के साथ देखूं कि जो कुछ फीडबैक आया वो ठीक है या नहीं ठीक है। ये एक चीज बहुत जरूरी है। मैंने देखा तकरीबन तकरीबन पॉलिटिशियंस को सुबह से लेकर रात तक वो अपने लोगों के बीच, पब्लिक के बीच, अपनी टीम के बीच, अपने डिपार्टमेंट के लोगों के बीच घिरे रहते हैं। उस दौरान जब तीन तीन चार चार लोग एक ही बात को कह देते हैं, तो सम टाइम ही हैज टू एक्सेप्ट दैट डिसीजन। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उसको उनको थोड़ा जरूर इस चीज को कंसिडर करना चाहिए कि कुछ वक्त, कुछ देर अपने मन से देखे कि क्या चीज अच्छी हो सकती है। एक साइकोलॉजिकल, जैसे मैं कहता हूँ कि कई बारी कि जैसे कोई सिक्योरिटी एजेंसी है, पुलिस है, या कोई इवन की कोर्ट के लिए मैं कुछ कहूँगा, जैसे वो है, तो एक सेल्फ जजमेंट होती है इंसान की, कि अगर मेरे सामने दो बंदे बात कर रहे थे और उनका फेस इंप्रेशन कैसा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, वो कितना लगता था कि झूठ है, तो एक सेल्फ जजमेंट उसमें क्रिएट होती है। हम समटाइम्स, मैंने बहुत अच्छा देखा लोगों को कि देखा है कि दो बंदों की किसी की बात हो रही है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन एक बंदा, जो देखने वाले उसमें 10 होते हैं, लेकिन एक बंदा बड़ी अच्छी बात करता है कि नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये ठीक है, ये गलत है, और उसमें वो एक्सप्लेन भी करता है क्यों चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस को जरूर एक्सेप्ट करनी चाहिए। और अगर उनको कभी इंटेलिजेंट लोगों का साथ मिले, they should welcome those people in the interest of the state, in the interest of the nation also. आई थिंक यही चीजें हैं जो एक अच्छा कर सकते हैं। ये लिमिट तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा है। सर्टनली मैंने कहा कि जैसे उनको कि जैसे 12-13 घंटे की उनकी वर्किंग होनी चाहिए। तो आई नो कि माई सिस्टर्स फ्रॉम दियर हाउस होल्ड, सो कुछ हो सकता है कि मेरी माँ की मेरी मदर की एज की हो, तो उनको आंटी जी भी कहूँगा, जो इक्वल एज है, सिस्टर्स कहूँगा, जो है। हो सकता है उनका ऑब्जेक्शन हो कि तो इनको घर पे कब टाइम मिलेगा। तो मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी गवर्नमेंट आ रही है, उनको कम से कम 5 साल के लिए आप लंबे देते रहो, हम नहीं रोकेंगे। आप कहते रहो उनको कि आपके पास, हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, हमारे लिए आप जाओ बाहर ही हो, ये ऐसी चीजें करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उनको प्यार ही नजर आएगा उनका। लेकिन उनको 5 साल के लिए खाली देश के लिए छोड़ दो कि हाँ भाई आप हफ्ते बाद ये हमारी सुध बुध लोगे तो भी चलेगा, लेकिन पहले देश की ड्यूटी करो। सो विद दिस ऑल दिस थिंग्स, आई थिंक कि इसके अलावा मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। सो आई विश है फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम माय टीम साइड, कि जो भी अभी चेंजेस हो रही है, रूलिंग्स पार्टीज आ रही है, वो बेस्ट से बेस्ट काम करें। अपने सबसे पहले अपने एरिया के लोगों में, अरे अपने जुडिक्शंस के लोगों में, देन अपने स्टेट के लिए, और उसके बाद फिर अपने कंट्री के लिए। थैंक्स अगेन फॉर पेशेंस हियरिंग। अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लगा तो काइंडली प्लीज इग्नोर इट। तो अगर मेरे को उसके अगेंस्ट में फीडबैक आएगा तो डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव इन केस आई कम्स अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक्स लॉर्ड, शुक्रिया।
जय हिंद।